मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कक्षा 9th का जो साइंस था उसका मैंने बढ़िया तरीके से चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बनाया था। आज मैं कक्षा 10वीं की जो विज्ञान है उसका जो भाग केमिस्ट्री वाला जो भाग है, रसायन विज्ञान का भाग है, उसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जिस अध्याय का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आप अवनी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अध्याय की ओर। ठीक है, तो क्या है अध्याय में, बढ़िया तरीके से समझना है हमें और आपको बढ़िया से नोट्स बनाने हैं कॉपी पेन लेके। ठीक है बेटा, चलें अब चलते हैं। देखें, जो हमारा अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इस अध्याय को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें अध्याय में देखें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो अध्याय में सबसे पहले देखें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उनको हम जानें। रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। ऐसे परिवर्तन, देखो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार के परिवर्तन ही है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। कैसे पदार्थ बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे मान के चलें आपका जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है H2, बनता है कि नहीं H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जब इन दोनों का संयोग होगा और जो आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा क्या बेटा? जल। क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके गुण अलग थे, इसके गुण अलग थे, लेकिन जब इन दोनों का संयोग हुआ तो एक जो नया पदार्थ हमारे सामने आया तो उसके गुण इन दोनों के गुणों से पूर्णतः क्या होंगे? भिन्न होंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम। और अगली बात, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक उत्पाद को पहले समझने के लिए क्या करें, मान के चलें ए अभिक्रिया का ऐसे करता है बी से और जो प्राप्त होता है सी। तो यहां पर जो ए और बी हैं ये क्या कहलाए आपके? ये कहलाए अभिकारक। क्या कहलाए डियर स्टूडेंट? अभिकारक कहलाए। ये अभिकारक है। ठीक, अब इनको अभिकारक या क्रियाकारक भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपको प्राप्त हुआ इस साइड, जो दाएं साइड आपको प्राप्त हुआ, जो सी प्राप्त हुआ, इसको कहेंगे हम बेटा उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद, या इसको क्रियाफल भी कहते हैं। तो यहां देखें, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया, यहां पर ये रासायनिक अभिक्रिया प्रस्तुत की जा रही है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद। तो ये हिस्सा ले रहे दोनों, लेकिन जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है? आपको जो मिल रहा है वो क्रिया, जो फल है, तो वो क्या है आपका? वो उत्पाद कहलाएगा। चलें देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख हैं इसमें बढ़िया से, उन एग्जाम्पलों को देखें हम। क्या है एग्जाम्पल दिया है? हाँ, भोजन का पाचन। जो हमारा भोजन है, हमारा जो भोजन पचता है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, रेस्पिरेशन, जो श्वसन होता है वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते या मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दही का बनना, जो दूध से दही बनता है वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब देखते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक्चुअल में उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, उस पर हम डिस्कस करें। तो क्या परिवर्तन आते हैं? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन। या देखें, दो अभिकारक हैं, वो क्रिया करेंगे तो उसकी जो अवस्था है वो तो डेफिनेटली चेंज होने वाली है, और उस रंग में भी परिवर्तन होगा, उनका कलर होगा वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन हो जाए, उनका टेम्परेचर परिवर्तित होगा। गैस का उत्सर्जन, कोई कोई अभिक्रिया में गैस निकलती है तो गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये कुछ प्रेक्षण हैं अभिक्रिया के।
ठीक बेटा, अब चलते हैं कैसे हम अभिक्रिया को लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो देखें। कोई भी रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से प्रदर्शित होता है उस चीज़ को समझेंगे हम। रासायनिक परिवर्तन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है या फिर रासायनिक समीकरण को किस तरीके से प्रदर्शित होता है, तो दोनों तरीके समझेंगे। शब्द समीकरण के द्वारा भी समझेंगे और रासायनिक समीकरण के द्वारा भी, उसको हम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर जिंक है, जिंक की क्रिया हम कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। तो इन दोनों को हम कहेंगे अभिकारक, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दिए गए हैं इनको हम अभिकारक कहेंगे। और क्या होगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। जो बनेगा हमारे बाद, दोनों ने अभिक्रिया की और जो बना वो क्या बना, उत्पाद बना। ये अभिकारक थे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो प्राप्त हुआ वो उत्पाद। तो ये तो हमारा शब्द समीकरण है, वहां पर दिया गया है रासायनिक समीकरण। देखें तो जिंक की क्रिया H2SO4 से करवाई गई तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा शब्द समीकरण था और ये रासायनिक समीकरण था। चलें आगे, अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा को समझें। क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण, किस प्रकार कौन से तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं उसको देखें। आपको ये जो नोट्स हैं ये NCERT के ही नोट्स हैं जिनके द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया तरीके के नोट्स। आप इतना ही पढ़ें, इतना पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और इसके बाद पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, जो आपकी NCERT बुक है उतने, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय, जितने भी प्रश्न उसको बढ़िया तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो ये यहाँ से ये जो PDF है इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना आपको जरूरी है। पूरी किताब को नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये पूरा सार है NCERT, जो आपकी NCERT किताब है उसका ये सार है, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। बिल्कुल हमने देखा, अभी हमने एक अभिक्रिया की थी रासायनिक अभिक्रिया, उसको हमने रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया था। जिंक क्रिया कर रहा था H2SO4 से, तो क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, बिल्कुल जो आपने आवर्त सारणी की कुछ चर्चा होगी, कक्षा 9 में कुछ चर्चा की गई होगी, आधुनिक आवर्त सारणी 118 जिसमें तत्व होते थे, तो उन्हीं तत्वों की चर्चा हम कर रहे हैं। तत्वों के कुछ प्रतीक होते जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब ये क्या है, तत्व हैं। तो तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, उनके प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे होते हैं, फिजिकल रूप में आपको लिखे होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब देखो सीधी बात है, तत्व, अभिकारक और उत्पाद जिस एक सूत्र में व्यवस्थित रहते हैं उस सूत्र को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलें अब देखते हैं और आगे, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर, जिसको हम ताप कहते हैं। दाब होता है, प्रेशर। एक शब्द आया उत्प्रेरक आदि को, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ऐसे तीर के ऊपर कुछ लिखा होता है, ठीक है, H2SO4 लिख दे रहे हैं तो ऊपर नीचे लिखा होता है, तो ये क्या कहलाती है आपके उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, देखें उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ऐसे कारक या फिर ऐसे कारक कह सकते हैं जो अभिक्रिया में ना भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, उन्हें हम उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो देखें द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे तो सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया है, वही लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। चले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है उनमें जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या
और जो उत्पाद है उनका परमाणु क्रमांक, दोनों का परमाणु क्रमांक एक सा होना चाहिए। कैसे, एक थोड़ा छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे हमने एक अभिक्रिया करवाई, हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जो प्राप्त होता है वो जल होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समस्या ये हो रही है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, दोनों मिलके जल के अणु तो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ बात ये है कि हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये अणु हो गया, ये परमाणु, अणु यहाँ लिखे जाते, परमाणु यहाँ लिखे जाते। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख दो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। यहाँ तो क्लियर है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ 2 सामने लिखे तो ऑक्सीजन 2 है। अब ये समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, मतलब ये दोनों अभिकारक हैं, एवं उसके पश्चात जो बना, ये बना H2O जो उत्पाद है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। देखते हैं गिनती करके, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 400, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 4, क्लियर है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 आगे लिखा तो ऑक्सीजन कितने, 2 है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके जल के 2 अणु बनाते हैं। ठीक, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं। चले अब चरणबद्ध संतुलित करना। ये चरणबद्ध संतुलित करने का तरीका यही है जो हमने आपको बताया है। आप तो क्या करें, इनके यहाँ पर जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को गिने और यहाँ के तत्वों के परमाणुओं को गिनो, एक से होने चाहिए। यहाँ पूरा तरीका बताया गया है और सरल से सरल तरीके होंगे। तो एक हम बढ़िया से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाएगी, रासायनिक संतुलित समीकरणों को संतुलित करना ही सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो वो एक अलग से एक वीडियो रहेगा अपना, ठीक है, उसके ऊपर से। अभी अपन और अध्याय को देखते हैं आगे। ये सब आपको टेंशन लेने की बात नहीं, अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा इसका। अब यहां पर जो अध्याय में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है वो टाइप्स है, जो रासायनिक केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके टाइप है, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं, चले। तो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले जो अभिक्रिया है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है संयोजन अभिक्रिया। जितनी भी अभिक्रिया आपके सिलेबस में है, बढ़िया तरीके से सारी की सारी अभिक्रियाओं को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है ये। बस आप तो बढ़िया से लाइक करते जाएं, ठीक है, और अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, देखें तो संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ध्यान दिया जाए, मिलकर एकल उत्पाद बनाते। समझने की बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर उत्पाद बनेगा, एकल मतलब एक, एकल मतलब एक उत्पाद ही बनेगा इसमें। ठीक, लेकिन 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इस तरफ वाले कहलाते अभिकारक, इस तरफ वाले कहलाते उत्पाद। तो यहाँ जो है वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरफ चीज़ बनेगी आपकी वो एक ही होगी। परिभाषा को एक बार पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगी। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ए और बी मिले तो एक बना सी। ठीक, अब यहां पर बढ़िया तरीके से रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, उनको समझें। देखें, कोयले का दहन होता है, कोयला कार्बन होता है कोयले में, ऑक्सीजन में कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जो जलता है उसके लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जलती है। ठीक है बेटा, अब देखें, कार्बन की यदि हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, सी, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो CO2 बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ था एकल, यहाँ 2 थे या 2 से ज्यादा, लेकिन बना क्या आपका, एकल बना। परिभाषा पे ध्यान देना उसकी। जल का निर्माण, हमने अभी जल का निर्माण करके आपको पहले भी 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या बना, जल। यहाँ S का मतलब है सॉलिड, ये कार्बन सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस। G का मतलब है गैस, मतलब गैसेस है, और CO2 भी एक गैस है। जल का निर्माण, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, जो बना वो L मतलब लिक्विड, लिक्विड द्रव। ठीक है, चलें और ऊपर देखते हैं। ये सब एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं बढ़िया तरीके से। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने ही पढ़ने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखें, जल का निर्माण हो चुका था CaO, बिना बुझा हुआ चूना।
कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, बिना बुझा कलई जो होती है दीवारों में पोती जाती है वही है ये, उसकी पुताई करते हैं वही है CaO। और जब इसमें पानी मिला देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। आपने देखा होगा घर पे दीपावली के समय में आपके घर पे पुताई होती होगी चूने से, ठीक है। तो CaO बिना बुझा चूना और ये बुझा हुआ चूना, तो दोनों की जब क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं इसके लिए। यहाँ AQ लिखा, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन। क्या होता है बेटा, जलीय विलयन होता है, तो इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका रासायनिक नाम। पता नहीं तो नाम लिखते जाना आप। चलें, यहां से 3 हमने एग्जाम्पल देखे, काय के एग्जाम्पल देखे, संयोजन अभिक्रिया के। अब चलते हैं हम आगे। तो संयोजन अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया इसके अंतर्गत आती है जिसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है इसके लिए समझे थोड़ा सा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, अच्छे से समझना। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, अभिकारक क्रिया करेंगे, बनेगा उत्पाद, और उत्पाद के साथ में एक चीज और बनेगी, जो बनेगी बेटा ऊष्मा। क्या बनेगी, ऊष्मा, हीट बनेगी, हीट, एनर्जी आए, ठीक है। तो देखें, प्राकृतिक गैस का दहन होगा। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, जिसको अपन बोलते हैं मीथेन। तो प्राकृतिक जो नेचुरल गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन, जिसको कहा जाता है CH4, और जो हमारे घर पे यूज होती है LPG, उसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। तो अभी तो अपन डिस्कस काय का कर रहे हैं, मीथेन का कर रहे हैं। तो मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन में तो जलेगी मीथेन, तो प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा, जल, और कुछ मात्रा में क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा। जिस ऊष्मा से बढ़िया तरीके से वाहन वगैरह चलते हैं। देखा होगा CNG का प्रयोग होता है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा प्राप्त होती है। अब चले अपन श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन आपको हम अध्याय 6 में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं श्वसन की क्रिया ये होती कहाँ है। श्वसन सांस लेना श्वसन नहीं होता, यह एक कोशिकीय क्रिया है। जो हम भोजन करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस वहाँ पर ये संपन्न होती है कोशिकाओं के अंदर क्रिया। तो ये श्वसन एक कोशिकीय क्रिया कहते हैं अपन इसको, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा बता दिया हमने, बाकी पूरा डिस्कस हम अध्याय 6 में करेंगे। तो C6H12O6 एक्वस है, जलीय होगा, ये जलीय विलयन, समझ रहे। 6O2 यहां पर क्या लिया जाएगा, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 अणु हैं, तो इनकी क्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली बिल्कुल बनना ही बनना है, और यहां पर क्या बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगी, कुछ ऊष्मा बनेगी। जो ऊष्मा बनती है उसी से हमारी बॉडी चलती है, उसी से हमारी बॉडी, हम वर्क करते हैं। आज हम पढ़ा रहे ना, तो इसी के कारण पढ़ा रहे, जो यहाँ पर ऊष्मा बन रही है, ठीक है, जो एनर्जी है, ठीक है। तो अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में जल। चल, अब वियोजन अभिक्रिया पर देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, 2 या 2 से अभिकारक, 2 या 2 से जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण, कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद तो बनाते हैं, लेकिन उत्पाद के साथ साथ यदि ऊष्मा भी उत्सर्जित हो तब उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। चलें, अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया देखें, वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, नाम ही है वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, टुकड़ों में बंटना, वियोजित होना, ठीक, मतलब तो वही है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, मतलब अभिकारक होगा बेटा एक, सिर्फ एक अभिकारक होगा, और वो टूटेगा। किन किन में टूटेगा, टूटकर 2 या उससे अधिक, तो उत्पाद होंगे 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन अभिकारक एक ही होगा। तो देखें, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं।
या बनाते हैं। तो ए टूटा बी और सी में, डी में भी टूट सकता है, 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 में ही टूटेगा, 2 या 2 से अधिक। लेकिन अभिकारक एकल होगा, एक ही पॉइंट याद रखें, एकल अभिकारक होगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे, सीधी सी बात है। चले, तो ऐसी एक अभिक्रिया, एग्जाम्पल नीचे मिलेंगे अपन को इसके, ठीक है। तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आगे अगली ठीक है, इसमें ऊष्मीय वियोजन होता है, तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। अब इसके प्रकार हैं वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत, देख रहे हैं हम। ऊष्मा देंगे हम किस चीज को तो वो टूटेगी, देखते हैं इसके अंतर्गत। ये है भैया इसका एग्जाम्पल जो हम कह रहे थे ना, तो ये इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। देखते हैं, फेरस सल्फेट को तोड़ते हैं हम पकड़ के, कैसे टूट रहा है और काय काय में टूटता है, ठीक, बढ़िया से देखें। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4, उसके 2 अणु लिए हमने, 2 अणु लेने के बाद ऊष्मा दी, किसी से भी दे सकते हैं, बढ़िया स्टोव पे गैस पे गर्म करके कहीं से भी उसको, ठीक है। फिर क्या बना? फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना, ये होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड होता है। और क्या बना? SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, 3 चीजें बनी यहाँ पर। लेकिन जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। चलो एक तो हो गया, दूसरे को तोड़ते देखते हैं, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़े हम, ऊष्मा देंगे, कैसे टूटेगा? एक तो टूटेगा चूना में, जो कलई जो पुताई करते हैं, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसका रासायनिक नाम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, तो बिना बुझा चूना कहलाता। CaO में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। कौन टूटा? कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है। चलो भैया, ये तो हो गया। अब चलते हैं आगे। अब विद्युत वियोजन। अब विद्युत वियोजन का मतलब क्या है? विद्युत वियोजन का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के द्वारा, ठीक। चले, अब विद्युत से कैसा वियोजन होगा उसको हम समझते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करोगे, तो कैसा वियोजन होगा उसको देखते हैं। चले भैया, देखते हैं क्या है। यहां पर एक बढ़िया सा आपके सामने एक चित्र लिखा है, और ऊपर जो जिसका वियोजन हो रहा है वो है अपना जल। काय का वियोजन हो रहा है? जल का। तो जल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, लेकिन उसका पूरा तरीके से कैसे है देखें, इसको समझें। यहां पर एनोड है और कैथोड है, यहां ग्रेफाइट का ये रॉड है, एनोड का परख नली है, ये ऑक्सीजन निकल रही यहां से, ये रबर का क्या है? स्टॉपर है, ये पानी भरा हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैथोड से, प्लास्टिक का मग है, और एक बैटरी लगाई है बढ़िया से, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और स्विच मतलब कुंजी बोलते जिसको, ठीक है। तो स्विच जैसे ही चालू करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी एनोड पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी कैथोड पर। इस प्रकार से जल का वियोजन हो जाता है, जल टूट जाता है 2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। काहे टूटा? अरे भैया इन्हीं से तो बना था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो उन्हीं में तो टूटेगा, ठीक है। चलें अब हम देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन है, ठीक है। प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य है, सूर्य तो भैया एनर्जी का विशाल है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसा वियोजन होता है वो देखें हम। काय का वियोजन करें, काय को तोड़ें। चलो भैया, AgCl को तोड़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहलाता है जी। क्या कहलाता? सिल्वर क्लोराइड। इसको तोड़ते, इसके 2 अणु लिए, सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिया। S का मतलब सॉलिड, ठोस, दृढ़, मजबूत, अच्छा बढ़िया, जैसे पेन है, ठोस होता है ये। तो अब इसको तोड़ें, काय में टूटा देखते हैं। ये टूटा Ag में, सिल्वर में और क्लोराइड में। तो ये सॉलिड होता है सिल्वर, चांदी, जानते हो, ठीक है। और गैस, क्लोरीन गैस निकल गई, ठीक है। और क्या? Ag सिल्वर ब्रोमाइट होता है, AgBr, ये भी सॉलिड है। इसको सूर्य के प्रकाश में रखोगे ये भी टूटेगा, सिल्वर में टूटेगा, चांदी में, और टूटेगा ब्रोमीन में, Br2 में, ठीक।
चलते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी पहले, चलती थी, ठीक है। अब तो क्या, जब हमारे समय में चलती थी, अब तो आपके समय में तो डायरेक्ट ही मोबाइल से फ़ोटो हो जाती है। तो पहले नेगेटिव वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, आपको नहीं होगा पता, लेकिन श्याम श्वेत फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी, उसमें किया जाता था इसका प्रयोग। चलें अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर चलते हैं। क्या होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब बगैर ऊष्मा और प्रकाश के या विद्युत ऊर्जा के अभिक्रिया होने वाली नहीं है। अब अभिक्रिया कैसे होगी, अभिक्रिया को हमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होगी ही, तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। मतलब इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होगा, ये ऊष्मा को ग्रहण करेंगी, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, शोषण करती है ऊष्मा, तो ऊष्माशोषी हो गई। चलें अब देखें ऐसी अभिक्रियाएं। अब ऐसी अभिक्रियाएं आगे देखते हैं कौन सी है, विस्थापन। क्या कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का काम ये विस्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को भगाने का काम। देखें इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। दो बातें हैं, अधिक क्रियाशील तत्व मतलब ज्यादा बलशाली, कम क्रियाशील कम बलशाली वाले को उसके स्थान से विस्थापित करेगा, बिल्कुल भी करेगा। आप देखते हैं, आप अपने विद्यालय में जाते हैं तो ज़्यादा बलशाली या जो ज़्यादा पावर वाला विद्यार्थी होता है वो कमज़ोर विद्यार्थी को हटा देता है, नहीं यहाँ मैं बैठूंगा, तू हट यहाँ से, होता है ऐसा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात हो रही है। क्या हो रही है कि अधिक क्रियाशील, जो ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा पावरफुल है, कम क्रियाशील तत्व को भगा देगा। कैसे भगाते हैं, यहाँ देखो, उस अभिक्रिया को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता, उसके स्थान से उसे अलग कर देता है। देखें तो जो आयरन है इसको क्या बोलते हैं, आयरन या फेरस कहते हैं। कॉपर सल्फेट है, एक्वस है, जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट का। इसको जो कॉपर है ये कम क्रियाशील है, लेकिन ये ज्यादा क्रियाशील है, तो इसने क्या किया, इसको क्या कर दिया, उसके स्थान से भगा दिया और ये कर दिया। देखें तो क्या हो गया, यहाँ FeSO4 बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर को यहाँ तो था इसके साथ बैठा था, लेकिन उसको यहाँ से क्या कर दिया, इसने भगा दिया। क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है, फेरस होता है, वह कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए। चले समझ में आई बात, बढ़िया से लाइक करते जाएं। और हाँ अब देखते हैं आगे यहां पर क्या बताया जा रहा है, इसको देख लें थोड़ा सा। तो यहां पर लोहे की कीले कॉपर सल्फेट का विलयन है, यह धागे से बढ़िया तरीके से बांधा गया है, और यह परख नली है, स्टैंड है। तो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो अभिक्रिया ऊपर हुई है उसका प्रायोगिक है ये। देखिए लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर सल्फेट की परत जम जाती है, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है। उसको हटा देते हैं, कॉपर सल्फेट की जो परत है उसको हटाने के लिए ये होता है, तो फिर फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाता है। चलिए जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, एक और अभिक्रिया है, जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ये कॉपर सल्फेट ये बैठा था, तो इसको इसने क्या कहा, बेटा तू भाग, अब मैं आऊंगा इसके स्थान पर। तो देखो ये आ गया यहाँ पर SO4 के साथ, अब मैं आऊंगा, तो ये SO4 के साथ आ गया और कॉपर निकल के बाहर हो गया। तो ये ज्यादा क्रियाशील है, जिंक कॉपर कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। चले अब द्विविस्थापन, अभी हमने पढ़ा था विस्थापन, मतलब विस्थापन में क्या हो रहा था, सिर्फ एक तत्व ही विस्थापित हो रहा था, दो नहीं हो रहे थे। अब यहां पर डबल विस्थापन होगा, दो तत्वों का विस्थापन होगा। कैसे होगा देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, देखें इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है, जो उत्पाद बनते हैं उनका निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है।
दो आयन तो होते हैं, एनायन और कैटायन, धनायन और ऋणायन। तो इनके आदान प्रदान से होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। सीधी परिभाषा है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण या फिर ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। चलें, यहां पर सोडियम सल्फेट है Na2SO4 एक्वस है, जलीय विलयन है, AQ लिखा है। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। कैसा जलीय विलयन? नहीं देखा आपने तो हम बता रहे। आप जो कलई होती, कलई को पानी में घोलेंगे, जब घोलेंगे ना तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे जलीय विलयन कहते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये भी एक्वस है। अब यहां से ये Na2 इन दोनों को देखें आप तो Na सोडियम को और बेरियम को इन दोनों का होगा तो क्या बन गया? यहां पर बेरियम सल्फेट बन गया। ये बेरियम किसके साथ पहुंच गया? इसके साथ। और ये सोडियम किसके साथ पहुंच गया? क्लोरीन के साथ। तो क्या होगा यहां पर जो आपको प्राप्त हुआ? ये क्या होगा? BaSO4 क्या हुआ? BaSO4 बेरियम क्लोराइड एंड जो दूसरा प्राप्त हुआ वो क्या है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ? नमक बना यहां से। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया और एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो बढ़िया से फिर से इसको हम बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन कहेंगे। कैसे होता है देखें। ए सोडियम था, ए बेरियम था, सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ, देखें तो NaCl नमक बन गया। और क्या हुआ? बेरियम किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ। तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है बेटा, चले। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। यहां देखें, ये बात को देखें, अविलेय अवक्षेप बचता है का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक परिक्रिया की परिभाषा तो ये हो गई। एक ये अभिक्रिया है जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। परीक्षा में आ जाए अवक्षेपण अभिक्रिया तो यहां से पूरा यहां से यहां तक का लिखना और बढ़िया तरीके से ये लिख देना पूरा। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, बढ़िया मस्त तरीके से लाइक करते चलो। अब चलते हैं हम आगे। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर द्विविस्थापन हुई, उसके साथ साथ अवक्षेपण अभिक्रिया भी यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अब चलते हैं हम उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन क्या होता है इसको समझें थोड़ा सा। उपचयन और अपचयन, हाँ उपचयन और अपचयन देखते हैं क्या है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। एक ही वीडियो में पूरा अध्याय पढ़ा दूंगा आज आपको। देखते हैं उपचयन क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, बिल्कुल अच्छे से एक बात याद रखना, ऑक्सीजन की हो रही है वृद्धि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास। ध्यान देना, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां हमेशा हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो एक बात याद रख लें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जहां ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन कहते हैं। सीधी बात, उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उपचयन में और हाइड्रोजन की वृद्धि किस में होगी? अपचयन में। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है दोनों अभिक्रियाएं। देखें यहां पर ध्यान दिया जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो वृद्धि हो रही, जुड़ रही, तो क्या होगा? यहां ऑक्सीजन जुड़ रही ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी? उपचयन अभिक्रिया होगी। Cu से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो क्या कॉपर, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कॉपर फिर हाइड्रोजन से, तो क्या होगा? तो CuO की क्रिया कैसे गई? H2 से करवाई हमने, तो क्या बना? Cu और जल बना। क्या बना? कॉपर और जल। चलते हैं, अब ये तो हो गया। अब देखते हैं अपचयन। उपचयन तो हो गया, अब अपचयन और देखें। जब किसी अभिक्रिया में, एक मिनट, हाँ सही है, हाँ, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, अब ऑक्सीजन का ह्रास होगा भैया तो हाइड्रोजन की वृद्धि तो होना ही है, हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, चल तो क्या होगा?
तो यहाँ पर देखें तो अब यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है, यहाँ दोनों चीजें हो रही, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। यहाँ देखा जाए यदि तो अपचयन, उपचयन का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, H था इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो H2O बन गया, लेकिन यहाँ था CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या बना, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, तो यहाँ पर इससे ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकली तो इसका अपचयन हो गया। और उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इन दोनों से मिलकर जो एक नई बनती है परिभाषा, वो बनती है रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखें यहाँ से ये, हाँ बढ़िया है। देखें तो क्या होती हैं, देखें इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है मतलब अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ रही है। देखें हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन और उपचयन, यहाँ पर ऊ लिख गया है तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? अपचयन लिखना चाहिए, ऐसे आ बनाना चाहिए। अपचयन तथा उपचयन दोनों ही हो रहे हैं तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दोनों परिभाषाएं हैं, बढ़िया तरीके से इसको आप नोट्स करते चलें। ठीक है, तो याद करें ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन भी हो और अपचयन भी हो तो हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और ये बढ़िया सा आपके लिए एग्जाम्पल है लिखने के लिए। चलें अब दैनिक जीवन में और देख लें। अध्याय की समाप्ति होने वाली है। एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा अध्याय पढ़ा दिया। ठीक है, बढ़िया से लाइक करते रहें। ठीक, देखें दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव देखें। दैनिक जीवन में जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें किस प्रकार से जो अभिक्रिया हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। लेकिन कुछ थोड़ा सा पहलू यहाँ पर रख दिया तो आपके सिलेबस में संक्षारण, जिसको कोरिजन बोलते हैं। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु आपने पढ़ी होगी आवर्त सारणी में 118 तत्व होते थे, उसमें से कुछ धातुएं होती थी। ठीक है, कुछ अधातुएं होती थी, कुछ उपधातुएं होती थी। ठीक है, तो धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, मॉइस्चराइज कह सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बोलते हैं आर्द्रता को। ठीक है, अम्ल आदि के दोनों के, धातु काय के संपर्क में आती बेटा? आर्द्रता के या फिर अम्ल के। यदि इन दोनों के संपर्क में आदि, और भी हो सकते हैं, आदि लिखा है, आदि के संपर्क में आती है जिससे धातुओं की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसे क्या संक्षारित हो जाता है। सीधी बात, जंग लगना होता है। लोहे पर जो जंग लगना है वो क्या कहलाता है? आपका संक्षारण। परिभाषा क्या है? जब कोई धातु आर्द्रता या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है तो उन धातुओं के ऊपर एक छोटी सी परत चढ़ जाती है, और वो परत चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है या जंग लगना कहलाता है। कैसे? लोहे की वस्तु, ठीक है, ऊपर जंग लगना, जो लोहे की वस्तु उसके ऊपर जंग लगना। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। लोहे पर जंग लगती तो देखिए आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा दिन तक यदि चांदी का आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या लग जाती है? काली सी परत चढ़ जाती है। फिर हम बढ़िया से सुनार के यहाँ जाते बोलते साफ कर दो, बढ़िया धो दो, मांज दो इसको, तो वो वैसे ही चमकने लगती है। काय नहीं चमकेगी? काय से जंग तो निकाल दी जो ऊपर लगी हुई थी। ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। जो तांबा होता है हमारा कॉपर, आपने देखा होगा कॉपर के लोटे होते हैं, लोटा होता है, थाली वगैरह, उस पर उसका कलर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। लेकिन फिर क्या कर दिया जाता है? उसको बढ़िया तरीके से मांजते हैं तो चमकने लगता है। ठीक, तो वो उसका संक्षारण कहलाता है, उसका संक्षारण हो जाता है, परत चढ़ जाती है। ठीक, तो ये संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर ऐसे लिखें, आप बढ़िया पॉइंट में 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। अब एक और तरीका एक और है, अब इनको बचा कैसे सकते हैं? देखिए ये तो हो गया, ये तो एग्जाम्पल हो गया कि क्या है, कैसे लगती है जंग ये। लेकिन यहाँ यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। मतलब ये है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है वो यहाँ बता दिया।
संक्षारण के उदाहरण यहाँ पर बता दिए गए, और यहाँ पर यदि संक्षारण हो रहा है तो उस संक्षारण को कैसे रोकें वो यहाँ पर बताया जा रहा है। यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट। यसद लेपन का मतलब ये होता है धातु पर धातु की परत चढ़ाना, यसद लेपन कहलाता है। ठीक है। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत में एक धातु की परत दूसरी धातु, इसमें भी धातु के ऊपर धातु की परत चढ़ती है विद्युत लेपन में। एनोड कैथोड एक धातु कैथोड पर लगाई जाती है और एनोड की धातु गल गल के कैथोड के ऊपर परत चढ़ा देती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है पूरा। पेंट करके आप जानते हैं, ऑयल पेंट वगैरह आप अपने लोहे वगैरह खिड़की दरवाजे में पोतते होंगे, वही है, पुताई करते होंगे। संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है, इस प्रकार से बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी कहा जाता है इस पर चीज का पानी चढ़ा है, इस धातु पर दूसरी धातु का पानी चढ़ा है, तो वही यसद लेपन या विद्युत लेपन उसी के अंतर्गत तो आते हैं ये सब। चलें, विकृत गंधिता क्या है, ये एक और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका अध्याय समाप्त है। देखें प्रश्नावली आ चुकी है, अध्याय समाप्त है। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में आपको बोरिंग तो बिल्कुल महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन आप बढ़िया से लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो लाइक तो बनता है। ठीक है बेटा, बढ़िया से शेयर करें। और अब विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता देखें, जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री होती है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, सीधी बात जो तेल से बनाए जाते हैं, ठीक है, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर, सीधी बात ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचैत हो जाते हैं। उपचैत कब होता है ये बताओ? अभी उपचैत पढ़ा था। उपचैत का मतलब ये होता है, उपचैत जब होता है जब उनमें ऑक्सीजन क्या हो जाए बेटा? मिल जाए। क्या हो जाए? मिल जाए। उपचैत होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचैत होना मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो उपचैत हो जाती है जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसको विकृत गंधिता कहते हैं। किसको कहते हैं? वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचैत हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। चलो, तो विकृत गंधिता तो हो गई। अब कहाँ होती विकृत गंधिता? आपने कुरकुरे चिप्स वगैरह देखे होंगे, उनमें बढ़िया सी हवा भरी होती है। आप सोचते होंगे बताओ चिप्स तो चार देते हैं, हवा इतनी सारी भर देते। वो हवा नहीं, उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। वो इसलिए जो वो चिप्स खराब ना हो, ठीक है, उनमें विकृत गंधिता के कारण वो चिप्स में मुलायम हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। ठीक, चलें, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। तो नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है। कौन है? नाइट्रोजन N2। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायुरोधी का मतलब है जहां पर वायु ना जा सके। ढक्कन बंद में नमकीन रखते हैं, खुले में रखोगे तो बरसात में नमकीन मुलायम हो जाता है, आपने देखा होगा। वायुरोधी जहां पर वायु ना जा सके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। वायु के स्थान पर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, और शीतलन द्वारा, शीतलन मतलब ठंडक में रखना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नमकीन को फ्रिज में रख दो आप तो वो खराब हो जाएगा, समझे? तो ये यहाँ से ये वीडियो तो समाप्त होता है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट काय को ले रहे आप, हम इसको PDF आपको सेंड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डली होगी तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक बात है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बढ़िया तरीके से शेयर करें वीडियो को, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करना आपको, क्योंकि आप जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं वो मेरा ये वीडियो देखें और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मैथ्स चैप्टर के जितने भी आपके एक्सरसाइज है उनको बढ़िया तरीके से क्या करवाऊंगा? सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अवनी क्लासेस को बढ़िया से आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।